ऐसी तकलीफ से गुजरती थी, पूरी रात रोती थी, थप्पड़ मारना, गाली देना। प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती। अगर उसको मेरे साथ सोना है तो उसे सोना ही है। बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता है और वो बलात्कारी पति भी हो सकता है। जी हाँ, देश में महिलाओं की स्थिति और सशक्तिकरण के लिए हाल ही में पैम राजदूत कमेटी ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाए। मतलब पति के खिलाफ भी बलात्कार का मामला दर्ज हो सकता है और उसे सजा भी हो सकती है। सोमवार को मंत्रिमंडल की साझा बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। सवाल ये है कि क्या वैवाहिक बलात्कार पर कोई कानून बन सकेगा? क्या पति के बलात्कार की शिकार महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? देखिए खास रिपोर्ट, बंद दरवाजा। मैंने जिसका सपना देखा वही सपने तोड़ गया। मैंने जिसका हाथ थामा वही तबाह कर गया। मुझे ऐसा लगता था शायद एक प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती मिली हर चीज़। मतलब उनके लिए मैं एक सिर्फ यू कैन से लाइक अ सेक्स टॉय थी। हमेशा एक्सपेरिमेंट के वजह से ही मुझे वो टेस्ट करते थे। मैंने जिसकी पूजा की वही आंसू दे गया। मैंने जिसे जिंदगी समझा वही जहर दे गया। अगर उसको मेरे साथ सोना है तो उसे सोना ही है। मतलब उसमें मेरी कोई मनमर्जी नहीं है कि वे अगर मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है तो ऐसा उसको कुछ मेरे पे दया नहीं थी। मतलब जो उसको करना है उसे करना ही है मेरे से। मैं बंद दरवाजों के पीछे एक घुटन भरी जिंदगी जीती रही, सब कुछ सहती रही, क्योंकि मेरे पति ने ही मेरे साथ किया बलात्कार। That was the first night where I experienced marital rape. गम और सदमे में डूबी ये कहानी उन महिलाओं की है जो हजारों सपने लेकर शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन ये बंधन उनके लिए बेड़ियां बन गया। पति का घर कैद खाना बन गया और वो बंद दरवाजों के पीछे पति के हाथों बलात्कार का शिकार बनती रही। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15 से 49 साल की 2/3 शादीशुदा महिलाओं के साथ मारपीट होती है और उनसे जबरन शारीरिक संबंध बनाया जाता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन से जारी 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 में से 1 पुरुष अपनी पार्टनर या पत्नी को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बताते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा पतियों की ही यौन हिंसा के शिकार बनती हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन इस पर समाज ने खामोशी ओढ़ रखी है। कानून के हाथ बंधे हैं और पति के बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हैं। आजकल के दिनों में कई महिलाएं हैं जो कह देती हैं जब उनका केस पुलिस में जाता है कि मेरे साथ मैरिटल रेप भी हुआ, बट फिर उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। आप कैसे प्रूव करो कि मैरिटल रेप हुआ? अपने ही घर में, अपने ही परिवार के बीच, अपने ही पति के जुल्म और बलात्कार की शिकार बनती हैं कई महिलाएं और बंद दरवाजों के पीछे का ये डरावना सच कभी सामने नहीं आता। हम आपको सुनाते हैं दिल्ली की उस लड़की की कहानी जिसने शादी के लिए अपना धर्म और परिवार तक छोड़ दिया, लेकिन इसके बदले उससे मिली बर्बादी। मैंने अपना धर्म भी चेंज कर लिया था। मैंने अपना धर्म सैक्रिफाइस करके, अपने माँ बाप का नाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, उनके धर्म, उनका टाइटल, उनका नाम, इन शॉर्ट मैंने पूरा आइडेंटिटी अपना मिटा दिया था उनके लिए। लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ, अगर एक बेटी की खुशी है कहीं पे तो शायद वही वो माने। लेकिन जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ किया, वो इंसान ने मेरी ज़िंदगी को एक क्वेश्चन मार्क बना के रख दिया। रोशनी ने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशहाल होगी, लेकिन पति की असलियत जानकर वो सख्ते में आ गई। उसके साथ पति ऐसा सलूक करने लगा जैसे वो कोई दुश्मन हो। मुझे ऐसा लगता था शायद एक प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती मिली हर चीज़। मतलब उनके लिए मैं एक सिर्फ यू कैन से लाइक अ सेक्स टॉय थी। हमेशा एक्सपेरिमेंट के वजह से ही मुझे वो टेस्ट करते थे। कभी भी हस्बैंड वाइफ
पीने के बाद नीचे पड़े रहते थे। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर भी मैं इतना तकलीफ़ में थी, फिर भी मैं उनको उठा के ला के उनको सुलाती थी, उनके सब कुछ करती। ये शायद आप लोग को एक मूवी की तरह लगे, बट ये सच है। रोशनी के मुताबिक उसके पति का उसकी भाभी से नाजायज संबंध था। वो जब भी इस बारे में पति को टोकती थी तो वो बौखला जाता था। एक रात तो हद ही हो गई। तो उस रात क्या हुआ कि उन्होंने जब मैसेजेस पढ़ी, मैंने उनकी भाभी को मैसेज किया कि आप लोग क्यों मेरे और मेरे हस्बैंड के शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद करने में, हमें जीने दीजिए। तो उसके बाद उनकी मदर, उनकी भाभी पता नहीं क्या क्या भड़काने लगे। उसके बाद तो उनका जो रूप हुआ वो तो मैं आपको बता नहीं सकती। हर रात जो होता था वो अगर मैं बोलूँ 70 डिग्री में होता था, उस रात तो मतलब 170 डिग्री में हुआ। उन्होंने मेरे बाल, मैं केक बनाया, सब कुछ, वो सारा सामान उन्होंने फेंका पहले, और उसके बाद उन्होंने मुझे बाल में बेड में बैठ गई थी तो उन्होंने दरवाज़ा मतलब लिटरली पुश करके आए, बेड से मुझे बाल पकड़ के नीचे तक खींच के ले गए। तो जब मैं मतलब सपोर्ट के लिए पकड़ने गई वॉल में, तो एसी का स्टेबलाइजर था वो भी नीचे टूट गया। मतलब इतना फोर्स से मुझे लेके आ रहे थे। उसके बाद नीचे तक आए, आके मुझे बोला कि तुझे बहुत प्रूफ चाहिए, तू चाहती है मैं जानवर हूँ, तो आज तूने जो जानवर का रूप इतनी रात देखती थी वो रूप कुछ भी नहीं, आज मैं तुझे बताती हूँ कि जानवर का रूप क्या होता है। उसके बाद उस रात को उन्होंने क्या किया, वो मुझे लेके आए, फिर उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती किया मेरे साथ फ्लोर पे। उसके बाद मैंने जब उनको पुश किया तो उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से पुश करके सर पे वॉल मारा, और एक टॉर्च लाइट थी, वो टॉर्च लाइट से अराउंड 17 to 15 टाइम्स हिट किया, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्कार्स हो गए थे। उसके बाद मुझे, जब मैं थोड़ी मतलब वीक हो गई थी, क्योंकि जब तक मैं होश में थी मैं डिफेंड कर रही थी, पर उसके बाद उन्होंने, जो एक पति अपनी बीवी के साथ कभी नहीं कर सकता, वो करने के बाद उन्होंने मुझे बाथरूम तक खींच के लाया। वो टॉर्च लाइट मेरे प्राइवेट पार्ट पे इंसर्ट किया। मतलब ये भी क्योंकि उनको लगा था कि शायद मैं एक्सपेक्टिंग हूँ, तो एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में बीच में बहुत चीज़ें होती, तो उन्होंने टॉर्च लाइट मतलब एक बार भी नहीं छोड़ा कि जिस बीवी ने उनके कपड़े, खाना सब कुछ कर दी, वो टॉर्च लाइट उन्होंने इंसर्ट किया। उसके बाद मुझे बाथरूम तक खींच के ले गए। मेरे यहाँ पे घर वाले भी नहीं थे, मेरे पास मेरी मम्मी थी मेरी सिस्टर के घर में। तो मेरे फ़ोन ले लिया मेरे हस्बैंड ने, और मैं जब बेहोश हो गई तो उन्होंने मुझे बोला आज तुझे मैं दिखाता हूँ कि जानवर क्या होता है। उन्होंने हर तरीके से मुझे अब्यूज़ करने की कोशिश किया भी, और मैं जब अनकॉन्शियस होने लगी और तब वो मेरे को बाथरूम में ही छोड़ के चले गए। मुझे कितनी सारी टैबलेट्स खिला दी कि तू आज मर जा, आज मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, और तुझे मैं बताती हूँ तू क्यों आई मेरी लाइफ में, अब मैं तुझसे मुक्ति चाहती हूँ। मतलब मैं खुद ही सुन के, जब उन्होंने बोला कि मैं तुझसे मुक्ति, मैं खुद ही सुन के शौक थी कि जिस इंसान ने मुझे हर चीज़ से अलग कर दिया, उस इंसान के लिए मैंने हर चीज़ छोड़ दिया। आज वो इंसान मुझे बोल रहा है कि आई डोंट नीड यू। रोशनी के लिए सब कुछ असहनीय होता जा रहा था, लेकिन वो अपना दर्द कहती तो किससे? कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। रोशनी के सब्र का बांध अब टूटने लगा था, और एक दिन ऐसा आया जब उसे पति का घर छोड़ना पड़ा। जो मेंटल स्ट्रेंथ थी मेरी जॉब करके यहाँ रहने की, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट वो सब टूट गया धीरे धीरे। उसके बाद भी मैं ऑफिस 2-2.5 महीने के बाद, मेरे मैनेजर्स बहुत प्यार करते थे मुझे। 2-2.5 महीने के बाद मैं जब ऑफिस जाना शुरू किया, वहाँ पे उनके दोस्त वगैरह थे, वो भी मुझे घूर घूर के देखते रहते थे। मैं फिर भी नहीं जॉब कर पाती थी, मैं फिर भी कोशिश करती कि जैसे तैसे फिजिकल स्ट्रेंथ से जाऊँ, बट वो जो एक मतलब स्ट्रेंथ होती है, वो जो एक वो होती है कि हाँ मुझे काम है, वो नहीं परफॉर्म कर पाती थी मैं। तो मेरे मैनेजर्स मुझे खुद ही बोले कि तुम परफॉर्म ऐसे क्यों कर रही हो, क्यों नहीं कर पा। मैंने बोला मुझे कुछ करने का मन नहीं जाता, मुझे वही सब चीज़ें याद, मुझे ब्रेक ही नहीं मिली। कि ये सब होने के बाद एक टेंशन थी कि कहाँ से रेंट दूंगी, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे लैंडलॉर्ड को फ़ोन कर दिया था कि मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको घर से निकाल दो। ये भी नहीं सोचा कि कहाँ जाऊँगी मैं। लैंडलॉर्ड मुझे फ़ोन करके बोले कि 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर घर खाली करो। तो मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड आएंगे, मैं उनका वेट कर रही हूँ। उसे नहीं, आपके हस्बैंड नहीं आने वाले, आप घर छोड़ो, उन्होंने आपको छोड़ दिया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे फ़ोन करके बोले कोई, मतलब हर एक हस्बैंड होने का हर फर्ज से वो भाग रहे थे। रोशनी ने पति के खिलाफ सिर्फ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए कोई कानून ही नहीं है। रोशनी 2 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है।
वो भी अकेले। इस केस में कोई भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ, कभी किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो महिला थी वही तब से जो है ट्रॉमेटाइज हो रही हैं, उन्हीं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। और उसका कारण सिर्फ ये था कि इनके केस में जो मुजरिम था, जिसने उसी तरह का क्राइम किया जो कि 16 दिसंबर के केस में हुआ, वो इनका पति था। और इसीलिए, और उसका कारण सिर्फ इतना था क्योंकि 375(2) में उसकी एक्सेप्शन है कि कोई हस्बैंड जो है अपने पत्नी का रेप नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी ब्रूटल हो, चाहे वो कितना भी दर्दनाक हो, उसको रेप की सज़ा नहीं मिल सकती, उसकी कंप्लेंट नहीं हो सकती है। ऐसी तकलीफ से गुजरती थी, पूरी रात रोती थी, थप्पड़ मारना, गाली देना। प्रॉस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती अगर उसको मेरे साथ सोना है तो उसे सोना ही है। दुबई की चमक दमक और पति को छोड़कर दिल्ली लौट चुकी रिया अब जिंदगी के नए मकसद तलाश रही है। सिर्फ 19 साल की उम्र थी जब रिया ने पारिवारिक परेशानियों और दबाव में आकर एक युवक से शादी कर ली। युवक संपन्न परिवार से था। शादी के बाद रिया पति के साथ दुबई चली गई। दुबई में उनका पति रिया को नजरअंदाज करने लगा, बात बात में चिढ़ने लगा, मारपीट करने लगा, रिया पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगा। And him putting all of these वो मुझ पर ऐसे नियम लगाने लगा कि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकती, तुम दूसरा सिम कार्ड इस्तेमाल करोगी, तुम दूसरे ईमेल आईडी का इस्तेमाल करोगी। इस तरह के नियम मेरे ऊपर थोप दिए गए थे। इन सब की वजह से मैं वापस अपने घर जाना चाहती थी। ये बात मैंने उसके सामने रखी। मैंने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस शादी से मैंने ये सब नहीं मांगा था। उस वक्त के बाद से उसका अत्याचार और बढ़ने लगा। the abuse started to escalate. रिया का पति इस बात से बौखलाया हुआ था कि वो वापस अपने घर जाना चाहती है। एक रोज जब रिया अपनी सहेली से मिलकर लौटी तो उनके पति ने सारी हदें पार कर दी। And he was like, how dare you? उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के पास जाकर हमारी शादीशुदा जिंदगी की समस्याओं के बारे में बात करने की। यहाँ तक कि तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुम जानती हो कि इसका तुम पर क्या असर पड़ने वाला है। उसने मुझे बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। वो आपे से बाहर हो गया। अगले दिन तक मेरा पूरा पैर नीला पड़ गया था। जब उसने मुझे मारना शुरू किया, उसके 15 मिनट बाद ही उसके माता पिता घर आ गए। उन्होंने घंटी बजाई। तब उसने मुझे बोला कि हिलना मत, रोना मत, रोने की जरूरत भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ये बहुत बुरा साबित होगा। मैं चुप रही। वो उठा और दरवाजा खोला। थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने मुझसे कहा, तुम किचन में जाओ और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर वापस कमरे में आओ और बाहर ऐसे बर्ताव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ मत करना जिससे उन्हें शक हो कि कुछ गड़बड़ है। वो बस ये चाहता था कि मैं पूरे घर का चक्कर लगा के आऊं और सबको अपनी शक्ल दिखा दूं, ताकि उसके माता पिता को ऐसा ना लगे कि कुछ गड़बड़ है। मैं बाहर गई। उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं बहुत हैरान थी कि ना मैं रो सकती थी, ना ही एक भी शब्द बोल सकती थी। उस वक्त मैं अंदर से पत्थर हो गई थी। I felt frozen inside. रिया के मुताबिक एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी पति के किसी और लड़की से नाजायज संबंध है। इस बारे में पूछने पर वो बौखला जाता था। दूसरी तरफ बदनामी से बचने के लिए वो ये भी नहीं चाहता था कि रिया तलाक ले या वापस अपने घर लौट जाए। और फिर इसी नापाक इरादे से उसने रिया से जबरन शारीरिक संबंध बनाए ताकि वो गर्भवती हो जाए। 2007 that we'd gone to Singapore for a trip. 2007 में हम सिंगापुर घूमने गए और वहाँ उसके पास किसी का फोन आया। And the topic was वो लोग मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि उन दोनों की क्या बातें हो रही थीं, लेकिन वो मेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। मैं होटल के कमरे में थी। वो अंदर आया। वो बहुत गुस्से में था। वो पहली रात थी जब मेरे पति ने मेरे साथ बलात्कार किया। उसका मकसद सिर्फ मुझे प्रेग्नेंट करना था, क्योंकि उसे लगता था कि यही एक तरीका है जिससे वो मुझे शादी के इस जाल में फंसा कर रख सकता है और उसके बाद मैं अपने घर भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा उसने मेरे साथ 2 बार और किया। एक बार 2009 में और उसके बाद 2010 में। in 2009 and then again in 2010. रिया पति के हर जुल्म को सहने को मजबूर थी। उसने परिवार वालों और कुछ करीबी लोगों को सब कुछ बताया था, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि बंद दरवाजे के पीछे उसके साथ कैसा घिनौना सलूक हो रहा है। Finally, I reached out to my family. आखिर में मैं अपने परिवार के पास गई।
अपने दोस्तों से मिली, यहाँ तक कि मैं चर्च के अधिकारियों से भी मिली, क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक था और कोई इस बात का यकीन नहीं कर रहा था कि वो शख्स मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लोगों को उससे दिक्कत थी, लेकिन कोई इस बात का यकीन नहीं कर रहा था। लोग ये तो मान रहे थे कि वो मुझे गालियां दे सकता है, वो मेरे साथ मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरा यौन शोषण कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी यकीन नहीं कर रहे थे। एक सोच है कि शादी के बाद बलात्कार कैसे हो सकता है। अगर आपका पति कुछ चाहता है तो बस उसे वो चाहिए, आपको तो बस अपने पति को खुश करना है क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं। because you're his wife. परिवार की बेरुखी और पति के जुल्म के बाद रिया टूट चुकी थी, लेकिन एक सहेली और एक एनजीओ की मदद से रिया दुबई से दिल्ली अकेली आने में कामयाब हो गई। इस दौरान ना पति ने और ना परिवार वालों ने ये जानने की कोशिश की कि वो किन हालातों में है। रिया के पति ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन रिया के पास आज भी उन कड़वी यादों के सिवा कुछ नहीं है। ऐसी तकलीफ से गुजरती थी, पूरी रात रोती थी, थप्पड़ मारना, गाली देना। प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती। अगर उसको मेरे साथ सोना है तो उसे सोना ही है। निर्भया बलात्कार कांड के बाद बलात्कार को लेकर सख्त कानून की मांग उठी थी। इस पर बनी जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी में कहा गया था कि बलात्कारी हर नजरिए से बलात्कारी होता है, चाहे बलात्कार की शिकार हुई महिला के साथ उसका कोई भी रिश्ता हो। जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी में कहा गया था कि पति के खिलाफ बलात्कार के मामले को अपराध माना जाना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत सारे सर्वेज ऐसे हुए हैं, नेशनल हेल्थ सर्वेज जो हुए हैं, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस ने और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत में बहुत सारे सर्वेज किए हैं और जिसमें ये सामने आता है कि 70% महिलाएं भारत में वो मैरिटल रेप का शिकार हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय को सौंपी गई पैम राजपूत कमेटी रिपोर्ट में भी ये सिफारिश की गई है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाए और इसके लिए कानून बनाए जाएं। वुमेन ग्रुप्स काम करते हैं, लॉयर्स भी जो हैं, हमने उनकी कंसल्टेशन भी करी। तो नेशनल कंसल्टेशन जो की गई उसमें एक मत था, इसके ऊपर एक मत था। और ये पहले जो जेएस वर्मा कमेटी बनी उसने भी रिकमेंड किया था, लेकिन हमने जब डिस्कशन की तो उस कंसल्टेशन से भी एक मत उभर करके आया कि मैरिटल रेप जो है वो रिकॉग्नाइज जो है होना चाहिए। तो इसका जिक्र हमारी रिपोर्ट में है कि मैरिटल रेप जो है वो इसको मतलब मान्यता जो है रेप को मिलनी चाहिए। पिछले अप्रैल महीने में राज्यसभा में डीएम के सांसद कनिमोई के पूछे गए सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने लिखित बयान देकर ये साफ कर दिया था कि सरकार इस पर कानून बनाने के पक्ष में नहीं है। वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझा जाता है, अनेक कारणों से भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त रूप से लागू नहीं की जा सकती। इन कारणों में शिक्षा निरक्षा का स्तर, गरीबी, अनेक रीति रिवाज और मूल्य, धार्मिक आस्थाएं, विवाह को संस्कार मानने की समाज की सोच आदि है। गृह राज्य मंत्री ने मैरिटल रेप पर कानून बनाने की संभावना से इनकार कर दिया था। इसके पक्ष में ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो परिवार और शादी संस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा कानून बना तो दहेज कानून की तरह इसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मैरिटल रेप पर कानून बनाने की सिफारिश करने वाली प्रोफेसर पैम राजपूत इस आशंका को खारिज करती हैं। हमें दो चीज़ें करने की जरूरत है। एक तो कहीं ना कहीं प्रोवाइजो होने चाहिए ताकि वो मिसयूज ना हो सके, ठीक है। दूसरा ये है कि हमें अवेयरनेस लानी चाहिए। जब अवेयरनेस होगी तो उसका मिसयूज जो है नहीं होगा। भारत की तरह करीब 127 देश ऐसे हैं जहां अब भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता। जाहिर है महिला सशक्तिकरण की ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। ऐसी तकलीफ से गुजरती थी, पूरी रात रोती थी, थप्पड़ मारना, गाली देना। प्रोस्टिट्यूट को भी इज्जत मिलती है जितनी मुझे बेइज्जती। अगर उसको मेरे साथ सोना है तो उसे सोना ही है।